नमस्कार साथियों, आज हम स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसको एसपीसी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसका सेकेंड एडिशन है जो कि जुलाई 2005 में पब्लिश हुआ था। एसपीसी क्या होता है और एसपीसी का एम क्या है, और एसपीसी में हम सीपी के कैसे स्टडी करते हैं, पीपी एंड पीपी के कैसे स्टडी करते हैं, और कितने टाइप के कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में इसमें बात करने वाले हैं। देखिए, एसपीसी क्या होता है। एसपीसी स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, जो कि स्टैटिक्स किसको बोलते हैं, जो कि डेटा का कलेक्शन होता है, डेटा एनालिसिस या डेटा से रिलेटेड जो भी हम बातें करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। प्रोसेस होता है जो कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करे। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। कंट्रोल होता है कि जैसे कि हम एक लिमिट में, विथ इन स्टेटेड लिमिट जो होता है उसके अंदर रखने को हम लोग बोलते हैं कि कंट्रोल में है। मीन्स कंट्रोलिंग द प्रोसेस वेरिएशन बाय यूजिंग स्टैटिक इज कॉल्ड स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। वेरिएशन क्या होता है, कोई भी दो चीज़ें जो है एक समान नहीं होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वेरिएशन है। मतलब कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होगा, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है जो कि इनको मदर को पता होता है। तो कोई भी दो प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकते, उसमें हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ वेरिएशन उसमें प्रेजेंट रहता है। ये वेरिएशन का क्या कॉजेज़ होता है उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। पहला कॉज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चांस या कॉमन काज। जो कॉमन काज होता है ये क्या होता है, रिपीटेबल होता है और स्टेबल होता है। मतलब इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है। ऐसे वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्शन ऑन सिस्टम, मतलब ये मैनेजमेंट डिसीजन पे बेस होता है 80%। इसके जो एग्जांपल हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वेदर हो या इन्वायरमेंट का कंडीशन हो, जैसे बारिश में जो है पार्ट का जो है रस्ट लग जाना हुआ, मॉइस्चर कंटेंट होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वेदर कंडीशन पे बेस होती है। जैसे विंटर है, मान लीजिए रबर का कुछ प्रोडक्ट है आपके पास या प्लास्टिक का, तो उसके हार्डनेस का कुछ बढ़ जाना, ये सब क्या है, वेदर कंडीशंस है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट का होना, जो मशीन की कैपेबिलिटी है उसका उतना ना परफॉर्म करना, वो सारी चीज़ें क्या है, काजेज़ ऑफ वेरिएशन है। किसका, कॉमन काज। ये सब कॉमन काज के अंदर आती है। वेदर का कंडीशन हुआ, मशीन की कैपेबिलिटी हुई, मेजरमेंट की एक्यूरेसी हुई, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें जो भी एक्शन होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टेबल होती है और प्रेडिक्टेबल होती है। अब हम दूसरे काज की बात करते हैं। दूसरा काज क्या है, असाइनेबल, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल काज बोलते हैं। ये क्या होता है, सिंगल वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, आउटपुट जो होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन एरर्स है या उसका मिस्टेक्स है, कुछ उसमें लैप्सेस कर दिया कंसंट्रेशन में, कोई इनकरेक्ट मेजरमेंट कर दिया, इनकरेक्ट असेंबली कर दिया, इनकरेक्ट रीडिंग लिख दिया, या इनकरेक्ट कोई डाटा हैंडल कर दिया या कैलकुलेशन कर दिया, टूल का बियर आउट हो जाए, मेंटेनेंस सही से ना किया हो, ये सारे वेरिएशन किस में आते हैं, स्पेशल या असाइनेबल का। ये क्या होता है, प्रेडिक्टेबल नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोसेस कैसे जो है, अंडर डेवलपमेंट कैसा होता है। देखिए, पहला जो नीचे सबसे दिख रहा है फिगर में, उसमें देखिए प्रोसेस क्या है, कंट्रोल के बाहर है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, स्पेशल काज प्रेजेंट है। जो भी इसका आउटपुट देख रहे हैं वो क्या है, आउट ऑफ कंट्रोल है। दूसरा जो फिगर दिखा रहा है वो इन कंट्रोल है, मतलब इसमें जो स्पेशल काज है वो एलिमिनेट हो गए, स्पेशल काज। लेकिन जो तीसरा है वो कह रहा है इन कंट्रोल है, और इसमें जो कॉमन काज का वेरिएशन है वो भी कम है। स्पेशल काज तो ठीक है, वो तो कम है ही, वो तो एलिमिनेट है पूरा, लेकिन जो कॉमन काज है उसका भी वेरिएशन कम है, तो ज़्यादा स्टेबल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन, इसको बोलते हैं नॉर्मल कर्व। नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेल शेप जैसा होता है। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान लीजिए आप इसको अगर जो एवरेज लाइन है सेंट्रल लाइन पे ऊपर टॉप पे ड्रा करें, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है -3 सिग्मा या +3 सिग्मा, -2 सिग्मा, +2 सिग्मा, -1 सिग्मा, ये सब क्या होगा, यूनिफॉर्म है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल कर्व बोलते हैं, या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। ठीक है, जैसा कि देखो इस फिगर में दिखाया भी गया है
कि सेंटर क्या है, एकदम मीन पे है, फिर उसके बाद -1 +1 -2 +2 -3 +3, ये जो वेरिएशन है ये क्या है, यूनिफॉर्म है। टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, देखिए मेजरमेंट वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं, दो वेरिएशन है, एक है लोकेशन का, दूसरा है विड्थ का। विड्थ मतलब इसका जो स्प्रेड है उसके बारे में बात कर रहा है। लोकेशन इसका सेंटर जो एवरेज होगा रीडिंग का, उसका सेंटर कहाँ पे है वो उसका लोकेशन होता है। मीन्स एक होगा आपका रेफरेंस वैल्यू, दूसरा क्या होगा आपका रेफरेंस के अगेन में एवरेज रीडिंग आपकी क्या आ रही, वो उसका लोकेशन वेरिएशन होगा। विड्थ होगा आपका जो मैक्सिमम है मिनिमम रीडिंग आ रही है। मान लीजिए कि आप एग्जांपल के तौर पे आपकी जो डायमेंशन है 10 ± 0.2 है, मीन्स 9.8 से 10.2 की आपका जो स्पेक है वो है। अब आपकी जो रीडिंग आ रही है, अगर मान लीजिए 9.8 आ रही है और मैक्सिमम 10.2 आ रही है, तो उसका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, 10 का आएगा। अब दूसरी रीडिंग आपकी आ रही है 9.9 और दूसरा जो मैक्सिमम पे आ रहा है वो 10.1, इसका भी एवरेज क्या आएगा, लोकेशन का जो वेरिएशन आएगा वो भी 10 आएगा, ठीक है। लेकिन जो इसका विड्थ है मतलब वेरिएशन जो है वो क्या है, 9.9 और 10.1 का कम है, लेकिन 9.8 और 10.2 का ज़्यादा वेरिएशन है, मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 9.9। दूसरा है वेरिएशन। देखिए वेरिएशन क्या है, ये कह रहा है कि लोकेशन, स्प्रेड और शेप, इसकी बात हम कर रहे हैं। लोकेशन क्या हो गया, वही जो आपका एवरेज रीडिंग है वो कहाँ पे है, ठीक है। और स्प्रेड कह रहा है कि आपका जो वैल्यू का स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जो स्प्रेड है वो कैसा है, ठीक है। मैक्सिमम रीडिंग क्या है और मिनिमम रीडिंग कहाँ पे है, तो ये स्प्रेड की बात कर रहा है। शेप कह रहा है कि आपका सिमेट्री है कि नहीं, मतलब सेंटर पे है कि नहीं, या सेंटर से आप किसी तरफ हो डेविएट तो नहीं हो, मतलब जैसे पॉजिटिव की तरफ कोई रीडिंग ज़्यादा जा रही हो या नेगेटिव की तरफ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसी एक तरफ जो है स्क्यूड है। अगर सिमेट्री है तो दोनों तरफ सिमिलर आएगा। ये सारे जो है लोकेशन, स्प्रेड और शेप दिए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बात किया है, आउट ऑफ कंट्रोल, इन कंट्रोल, वो सारी चीज़ें इसमें गिवन है। तो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस कंट्रोल और प्रोसेस कैपेबल। देखिए प्रोसेस कंट्रोल में कब होगा, जब वो स्टैटिकल कंट्रोल में होगा, मीन्स जब उसमें कोई भी असाइनेबल काज नहीं होगा। प्रोसेस कैपेबल कब होगा, जब वो कस्टमर जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है उसके अंदर होगा, तो प्रोसेस क्या होगा, कैपेबल होगा। ये लोकेशन, स्प्रेड और शेप अलग अलग दिए हैं, जैसे नॉर्मल क्या शेप होता है, जैसे मान लीजिए पैरेटो क्या होता है, ठीक है, और आपका बाई नॉर्मल क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। बीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की। देखिए एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी कहता है कि आपका जो क्लोजनेस है, ट्रू वैल्यू को कितना आप क्लोज हो, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ट्रू वैल्यू मतलब जो आपका टारगेट है उसके कितना आप क्लोज हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आप एक्यूरेट हो। दूसरा मान लीजिए प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन है कि आप जो आपकी रीडिंग्स आ रही है, रिपीटेड जो मेजरमेंट आ रही है वो कितना क्लोज है, वो आपस में कितना क्लोज है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन। जैसा कि देखो एग्जांपल 1 में क्या है, प्रिसीजन है मतलब प्रिसाइज है रीडिंग, क्योंकि वो पूरा टारगेट के क्या है, उसमें टारगेट पे हिट कर रहा है। दूसरा क्या है, सारी रीडिंग्स आप देखोगे एक दूसरे के पास पास है, मतलब वो प्रिसाइज भी है। तो पहले कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। लेकिन दूसरा जो कंडीशन आप देख रहे हो जो इम्प्रिसाइज के नीचे है, वो आप देखिए उसमें दिख रहा है कि एक्यूरेट तो है, मतलब टारगेट के पास तो है, बट जो आप रीडिंग है वो आपस में क्या है, वो स्प्रेड है, मतलब फैली हुई है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि एक्यूरेट तो है बट इम्प्रिसाइज है। तीसरा जो कंडीशन है इनएक्यूरेट की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि इनएक्यूरेट है बट प्रिसाइज है, मतलब टारगेट से दूर है लेकिन आपस में क्या है, रीडिंग क्लोज है। तो प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। जो चौथा कंडीशन है वहाँ पे देखिए टारगेट से भी दूर है और स्प्रेड भी है, मतलब फैली हुई है रीडिंग आपस में, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये तो एक्यूरेट भी नहीं है, इनएक्यूरेट है और इम्प्रिसाइज भी है, प्रिसाइज भी नहीं, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी।
देखिए प्रोसेस कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल कब होगा, जब इसमें जो असाइनेबल काज है उसका कोई वेरिएशन नहीं हो, मतलब वो एलिमिनेट होगा, ओनली जो वेरिएशन होगा सिर्फ कॉमन काज के थ्रू होगा, तो हम बोलेंगे प्रोसेस हमारा कंट्रोल है। प्रोसेस हमारा कैपेबल कब होगा, जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस है उसको अगर मीट करता है तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, कैपेबल है। तो बेसिस ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट क्या है कि हमारा जो स्टैटिकल हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या होना चाहिए, स्टैटिकल कंट्रोल होना चाहिए, मतलब उसमें जो असाइनेबल काजेज़ हैं वो नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, जो हमारा परफॉर्मेंस है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, और जो कैपेबिलिटी है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहा हो, तो हमारा ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का बेसिस है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल चार्ट की। कंट्रोल चार्ट क्या होता है, देखिए ये क्या है कंट्रोल चार्ट। एक्चुअली कंट्रोल चार्ट क्या है, ये इसमें मेन जो फेजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझ रहे हैं। इसमें एक क्या होता है, सेंट्रल लाइन होता है जो कि स्ट्रेट होता है, और अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स होते हैं। मतलब तीन आपकी चीज़ों को ध्यान रखना है, एक सेंट्रल लाइन का, और दूसरा अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। तो फेजेस क्या होते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें डाटा का कलेक्शन करेंगे, ठीक है, उसको प्लॉट करेंगे चार्ट का, और तीसरा क्या करेंगे, कंट्रोल लिमिट्स अपना बनाएंगे, मतलब अपर स्पेसिफिकेशन और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट्स रहेंगी, उसके अंदर वो सारे डाटा क्या होंगे, प्लॉट्स होंगे। और तीसरा है कि आप इसको एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट करोगे, मतलब इसमें क्वांटिफाई करोगे कॉमन काज ऑफ वेरिएशन हैं, ओनली असाइनेबल काज कोई नहीं है। अगर कोई भी असाइनेबल काज मिलता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा स्टेप यही होगा, उसको हम रिमूव करेंगे, उसके बाद ही हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये 3 फेसेस हैं जो कंटिन्यूअल प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। देखिए टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट की जब हम बात करेंगे तो पहला क्या होता है हमारा वेरिएबल चार्ट्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स बार आर चार्ट, एक्स बार एस चार्ट, एक्स मीडियन आर चार्ट, और एक जो है एक्स एम आर चार्ट, मतलब 4 तरह के चार्ट यूज़ करते हैं। एक्स बार आर चार्ट जिसको हम लोग एवरेज रेंज बोलते हैं, एक्स बार एस चार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स मीडियन और रेंज, ये तो है तीसरा हमारा चार्ट हो गया। और चौथा हमारा जो चार्ट होता है एक्स एम आर, मतलब मूविंग रेंज जिसको हम लोग बोलते हैं। और दूसरा जो हमारा चार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट चार्ट्स। एट्रीब्यूट चार्ट्स में हमारा पी और एन पी चार्ट जिसको हम लोग डिफेक्टिव के लिए यूज़ करते हैं, सी और यू जिसको हम लोग डिफेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें देखिए एक ग्राफ के माध्यम से हमने रिप्रेजेंट किया है। पहले क्या होता है, डाटा में क्या कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के होते हैं, वेरिएबल और एट्रीब्यूट। अगर मान लीजिए हमारा जो सैंपल साइज़ है वो हमारा सब ग्रुप साइज़ है, वो क्या होता है हमारा, मतलब वो हमारा एक होता है। अगर हमारा मान लीजिए कि जो वेरिएबल्स है वो एक है, मतलब सब ग्रुप साइज़ हमारा एक है, तो हम कौन क्या यूज़ करेंगे, मतलब जो वेरिएबल है वो एक है तो हम क्या यूज़ करेंगे, या सब ग्रुप साइज़ हमारा एक है तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसको एक्स एम आर चार्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला जो केस है वेरिएबल का, उसमें क्या है, n ग्रेटर देन 1, मतलब हमारा जो सब ग्रुप का साइज़ है वो क्या है, एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक है। तो हम लोग क्या, अगर एक है तो क्या यूज़ करेंगे, इंडिविजुअल मूविंग रेंज, लेकिन एक से ज़्यादा है तो क्या यूज़ करेंगे, एक्स एम आर चार्ट, मूविंग रेंज चार्ट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये कह रहा नो, नहीं है तो एक्स एम आर चार्ट का यूज़ करेंगे, है तो क्या करेंगे हम लोग, एक से ज़्यादा है तो क्या यूज़ करेंगे, एक है तो एक्स एम आर, ठीक है, मतलब एक या एक से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एम आर चार्ट का यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग एक्स को 1 मानते हैं, जब n इक्वल टू 1 होता है तो उसको मूविंग रेंज बोल देते हैं, इंडिविजुअल मूविंग रेंज। इंडिविजुअल जैसे मान लीजिए टेम्परेचर नापना है किसी का, ठीक है, तो वो हम लोग मशीन का टेम्परेचर नापते हैं, मूविंग रेंज चार्ट बनाते हैं, इंडिविजुअल मूविंग रेंज। एक ही वेरिएबल होता है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को अलग अलग मशीनों पे क्या क्या आ रहा है, मान लीजिए एक मशीन का हमने ले लिया, उसको हम डेली पैरामीटर मेजरमेंट करेंगे कि आज की डेट में इसका क्या टेम्परेचर आया, कल की डेट में क्या आया, ठीक है, डेली हम उसको मेजरमेंट करते हैं, और महीने के लास्ट में हम लोग निकालते हैं इसका मूविंग रेंज क्या आया, ठीक है, इसका मतलब रेंज और मूविंग रेंज का चार्ट क्या आया।
मतलब एक तो हम क्या करेंगे, दो प्लॉट करते हैं, एक तो उसका रेंज क्या आया, मतलब मूविंग रेंज क्या आया, और एक उसका एवरेज क्या आ रहा है, तो दो ग्राफ प्लॉट होगा। उसमें जो मूविंग रेंज होता है, अब हमारा वेरिएबल क्या हुआ, एक ही है टेम्परेचर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल मूविंग रेंज। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका जो सैंपल साइज या सबग्रुप साइज है वो एक से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे अभी कि ये देखना है आपको कि 10 से कम है कि नहीं, मतलब एक से ज़्यादा है लेकिन 10 से कम है कि नहीं। हाँ, 10 से कम है अगर, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार आर चार्ट, जैसा कि हमारा 4 या 5 हम सब ग्रुप साइज लेते हैं उसमें एक्स बार आर चार्ट में, तो बेसिकली हम यही यूज करते हैं, तो एक्स बार आर चार्ट जिसको हम लोग एवरेज एंड रेंज बोलते हैं। अब अगर वो मान लीजिए 4-5 से ज़्यादा है, मतलब 10 से कम है, तो क्या यूज करेंगे, एक्स बार और यस। ठीक है, एक्स बार क्या है, एवरेज, और यस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल में हम लोग कितने चार्ट का यूज़ कर रहे हैं, एक एक्स बार हो गया, एक एक्स बार आर चार्ट हो गया, और इसमें क्या है, एक्स बार यस चार्ट की बात कर रहे हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब एट्रीब्यूट में आ गए हम लोग। एट्रीब्यूट में क्या होता है, सैंपल साइज अगर मान लीजिए कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम पी या एन पी चार्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। ठीक है। अगर नहीं है तो भी यूज करेंगे पी एन पी चार्ट, मतलब पी और एन पी चार्ट में सैंपल साइज कांस्टेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो सी चार्ट है उसमें क्या होगा, हमारा कांस्टेंट सैंपलिंग होना चाहिए। ठीक है। मतलब पी और एन पी चार्ट किसके लिए होता है, डिफेक्टिव पार्ट के लिए, और जो डिफेक्ट के लिए यूज़ होता है वो सी और यू चार्ट। तो जब अगर सैंपल हमारा कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, सी चार्ट, अगर कांस्टेंट नहीं है तो यू चार्ट। ठीक है। देखिए, अब इसमें एक चीज़ और था जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट क्या है और डिफेक्टिव पार्ट क्या है। देखिए, डिफेक्ट मतलब एक प्रॉब्लम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। लेकिन जो डिफेक्टिव पार्ट है उसमें कई डिफेक्ट हो सकते हैं, मतलब कई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक कोई प्लास्टिक का पार्ट है, तो उसमें हो सकता है कि शॉर्ट मोल्डिंग भी हो, उसमें फ्लो मार्क भी हो, उसमें डेंट भी हो, उसमें क्रैक भी हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिफेक्ट्स हैं, मतलब वो पार्ट क्या है, डिफेक्टिव पार्ट है, उसमें कई डिफेक्ट प्रेजेंट। तो जो सी चार्ट है उसको हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं, जो यू चार्ट है डिफेक्टिव पर यूनिट बोलते हैं। ऐसे हमारा जो है पी और एन पी चार्ट है। ठीक है। बेनिफिट क्या होता है कंट्रोल चार्ट के, देखिए कंट्रोल चार्ट हमें क्या करता है, प्रोसेस के वेरिएशन को अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हेल्पफुल होता है। दूसरा क्या होता है, हम इसको इंडिकेट करता है कि आपको एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। जैसा कि आप एविडेंस ये प्रोवाइड करता है कि प्रोसेस आपका कंट्रोल में है कि नहीं है। अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो क्या होता है, हमारा कुछ ना कुछ असाइनेबल काज होता है जिसको हम लोग रिमूव करके उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं एक्स बार आर चार्ट। ये कहता है कि आपका जो पार्ट है इम्प्रूवमेंट है, मतलब उसमें है कि नहीं, वो आपको भी बताता है। तीसरा बताता है कि ये कॉमन लैंग्वेज है जो इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है, और जो डिटेक्ट करता है स्पेशल काज ऑफ वेरिएशन इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। मतलब स्पेशल काज क्या है, वही असाइनेबल काज को ही स्पेशल काज बोलते हैं, इसमें प्रेजेंट है कि नहीं ये भी बताता है। अब देखिए, कंट्रोल चार्ट हम लोग वेरिएबल के लिए कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जो प्रोसेस मेजरमेंट हमारा क्या हो, अवेलेबल हो। वेरिएबल चार्ट क्या करता है, वो एक्सप्लेन करता है डाटा को किस में, लोकेशन और स्प्रेड में। जैसा कि हमने बताया था, लोकेशन क्या है, एवरेज है, और स्प्रेड क्या होता है हमारा, रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब इसमें क्या है, स्प्रेड क्या बोलता है कि मैक्सिमम मिनिमम क्या है आपका। ठीक है। और एवरेज क्या बताता है आपका, कि आपका जो भी रीडिंग आई है उसका एवरेज क्या होगा, सेंटर वैल्यू क्या होगी। ठीक है। देखिए, काइंड ऑफ चार्ट की बात कर रहे हैं जो कि वेरिएबल चार्ट है, एक्स बार आर चार्ट जिसको एवरेज और रेंज चार्ट बोलते हैं, जैसा पहले भी मैंने बताया था। दूसरा क्या है, एक्स बार एस चार्ट जिसको एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं। एक्स एम आर चार्ट मीडियन और रेंज चार्ट भी एक होता है तीसरा। और चौथा क्या होता है हमारा, एक्स एम आर जिसको हम लोग मूविंग रेंज चार्ट बोलते हैं। अगर एक होता है तो हम इंडिविजुअल मूविंग रेंज उसको बोलते हैं, इंडिविजुअल मूविंग रेंज। ठीक है। अब कंट्रोल चार्ट पार्ट एट्रीब्यूट, इसमें क्या क्या होता है, देखिए एट्रीब्यूट मतलब कि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पास होगा या तो फेल होगा।
तो अब इसमें क्या होता है, हमारा पी चार्ट जिसको हम लोग प्रोपोर्शन ऑफ नॉन कन्फर्मिटी यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और एन पी चार्ट को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटी यूनिट। इसमें ये दोनों का यूज करते हैं, पी और एन पी, मतलब ये डिफेक्टिव पार्ट के लिए होता है। और जो डिफेक्ट के लिए होता है सी चार्ट होता है। यू चार्ट डिफेक्ट के लिए होता है, पर यूनिट डिफेक्ट के लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग चार्ट का कैसे इसका प्रिपरेशन करते हैं वो सारी चीज़ें डिटेल में समझते हैं। देखिए, कस्टमर की नीड क्या है पहले वो समझना है हमें। करेंट और पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया क्या है, ठीक है। को रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक, और आइडेंटिफाई करना है मेजरमेंट सिस्टम को, मिनिमाइज करना है अननेसेसरी वेरिएशन को, ठीक है। अब इसमें हम लोग डाटा कलेक्शन जब करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए ये क्या है जो आपको दिखाया गया है एरो से, ये सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। अब इन सब ग्रुप को कलेक्ट करने, मान लीजिए हमने डाटा कलेक्शन के लिए हम अपने प्रोसेस में गए, वहाँ पे हमने क्या किया, सैंपल साइज़ अपना सेलेक्ट किया कि हम 5 पीसें लेंगे, ठीक है। तो हमने मॉर्निंग में 10 बजे जो है अपना 5 पीस का सैंपल कलेक्ट किया। अब दोबारा हम उसका दोबारा कब सैंपल कलेक्ट करेंगे, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो 10 बजे हमने किया, अब दोबारा हम 11 बजे करेंगे। तो फिर तीसरी बार जब हम सैंपल लेने जाएंगे तो 12 बजे लेने जाएंगे, मतलब हमारी फ्रिक्वेंसी क्या हुई, 1 आवर की हुई। तो एवरी आवर हम लोग जो है सैंपल का कलेक्शन करेंगे, और जो हमारा सैंपल साइज होगा वो 5-5 पीस का हम लोग करते हैं एक बार। अब इसमें डिटेल में बताया गया कि आपको सब ग्रुप साइज़ क्या लेना है, सब ग्रुप की फ्रिक्वेंसी क्या लेना है, कितने सब ग्रुप लेने हैं। देखो, सब ग्रुप साइज़ का यही जैसा कि हमने बात किया, आप क्या कर सकते हैं, 4 या 5 का सब ग्रुप साइज़ हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं X बार R चार्ट के लिए, ठीक है। अब इसमें सब ग्रुप जो फ्रिक्वेंसी है वो हमने जैसा पहले भी बात किया कि आपको डिफाइन करना है कि आपको एवरी आवर्स करना है, 2 आवर्स करना है कि 4 आवर्स करना है, कि शिफ्ट में एक बार करना है कि डे में एक बार करना है, ठीक है। जितना हम ज़्यादा हमारा फ्रिक्वेंसी रहेगा, मीन्स जल्दी जल्दी हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा वेरिएशन को हम लोग कैप्चर कर सकेंगे। जो सब ग्रुप का नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना लेना है, नंबर ऑफ सब ग्रुप एक्चुअली जनरली हम लोग क्या है 25 सब ग्रुप लेते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप मिनिमम लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना कलेक्ट करेंगे उतना वेरिएशन कैप्चर होगा। देखिए, इसमें डिटेल दिया भी गया है। सब ग्रुप साइज़ हम लोग क्या करते हैं जनरली 4 से कम नहीं लेते हैं, 4, 5 या 6 लेते हैं। तो हम लोग 5 जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या कितना लेते हैं हम लोग, सब ग्रुप जनरली हम लोग क्या लेते हैं 20 या 20 से ज़्यादा लेते हैं, प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो 20 लेंगे मान लीजिए, तो हमारा अगर सब ग्रुप साइज़ कितना है 5 का है, तो हमारा कितना रीडिंग हो जाएगा 100, मतलब 100 सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे। अगर यही 4 का होगा तो हम लोग कितना हो गया, 80 का हो गया। वैसे सब ग्रुप हमारा जो नंबर ऑफ सब ग्रुप है हम लोग 20 से ज़्यादा लेते हैं, वो हम लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा आगे हम लोग सब ग्रुप साइज़ क्या हुआ, आगे भी बात किया गया। इनिशियली जो मिनिमम हम सब ग्रुप लेते हैं वो कितना लेते हैं, 25 सब ग्रुप लेते हैं, मतलब 100 रीडिंग का कम से कम चाहिए। मान लीजिए सब ग्रुप साइज़ आपका 4 का है तो 100 रीडिंग हो जाएगी, और सब ग्रुप साइज़ 5 का है तो हम लोग क्या लेंगे, 125 रीडिंग हो जाएगी। तो 4 या 5 हम लोग जो सब ग्रुप साइज़ प्रेफर करते हैं उसके हिसाब से हमारा सब ग्रुप नंबर आप कितना अगर ले रहे हैं 25 ले रहे हैं तो हमारा 100 रीडिंग मिनिमम चाहिए होता है इनिशियल, ठीक है। अब देखिए, एवरेज और रेंज चार्ट को कैसे हम लोग बनाते हैं, उसका रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, कैसे जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं, कैसे एवरेज निकालते हैं, रेंज निकालते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताएंगे हम लोग। देखिए, अब क्या है, आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। तो आपने रीडिंग ले लिया X1 X2 X3 X4 X5 या 100 तक आपने रीडिंग ले लिया, जिसको हम लोग XN यानी कि वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 100 हो गई। तो हम सबका क्या है सम निकाल लेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल का एवरेज बोलते हैं। रेंज क्या होता है, जो आपका मान लीजिए आपने सैंपल साइज पहले 5 का लिया, तो 5 का एवरेज हम लोग ले लेंगे, पाँचों रीडिंग का एवरेज क्या हुआ, X1 X2 X3 X4 X5 डिवाइडेड बाई 5। तो उसका जो एवरेज आ गया उसको हम लोग बोलते हैं X1 बार। अब दोबारा रीडिंग हम लेने जाएंगे तो X6 X7 X8 X9 X10, उसको भी 5 से डिवाइड कर लिए, क्योंकि हमारा सब ग्रुप साइज़ क्या है 5 का है, और 5 सैंपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया 5 से दोबारा डिवाइड किया, तो ये हमारा
दूसरा आ गया एवरेज वैल्यू, ऐसे तीसरा आ जाएगा, ऐसे चौथा आ जाएगा, ऐसे हम 25 सब ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। तो 100 रीडिंग हमारा आ जाएगा टोटल। अब रेंज की बात करेंगे, जो पहला हमने सब ग्रुप लिया उसमें मैक्सिमम रीडिंग क्या है, मिनिमम रीडिंग क्या है, तो हमारा वो R1 हो जाएगा, पहला रेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दूसरा जब हमने सैंपल लिया 5 रीडिंग का, उसमें मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, उसका डिफरेंस हमारा दूसरा रेंज होगा, ऐसे तीसरा हो जाएगा, ऐसे हमारा जो है 25वां हो जाएगा। अब हम लोग ये फार्मूला पूरा डिटेल में दिए हैं। पहले देखिए जो राइट हैंड साइड में है उसमें हम लोग एवरेज प्रोसेस की बात किया गया। जैसे एक्स डबल बार क्या होगा, पहले हमने सब ग्रुप का निकाल लिया, उसका x1 बार हो जाएगा, दूसरे का x2 बार, ऐसे x अगर k की वैल्यू 25 है तो x 25 बार हो जाएगा, ठीक है। अब उसको हम अगर 25 से दोबारा डिवाइड कर देंगे, सबका दोबारा लेकर के x1 बार, x2 बार, x3 बार, x4, x5, x25 जो हमने 100 रीडिंग में लिया था, डिवाइडेड बाई 25 कर देंगे, x हमारा डबल बार आ जाएगा, ठीक है। अब ये डबल बार जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बार चार्ट में सेंटर लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट भी हमें निकालना है, तो हमने सेंटर लाइन पता कर लिया, मतलब एक्स डबल बार जो डी बार लिखा है हमने, एक्स डबल बार हमने पता है। अब इसको प्लस करेंगे, A2 एक कांस्टेंट है जो कि नेट से आप लोग डाउन कर लोगे, नेक्स्ट स्लाइड में वो गिवन भी है, तो आप अगर नेट से जो है SPC डाटा करेंगे या SPC कांस्टेंट लिखेंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे A2 और जो इसमें स्टैंडर्ड यूज़ किए गए हैं और भी कांस्टेंट जैसे D4, D3 ये सारी वैल्यू उसमें गिवन है। तो A2 की वैल्यू हम लोग टेबल से ले लेंगे। और आर बार कैसे निकलेगा, हमने R1 R2 अगर लेफ्ट में आप देखेंगे तो इसका भी फार्मूला दिया है। R1 R2 जो हमने पहले सब ग्रुप में R1 निकाला था, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे 25वें में निकाला था, तो हम 25 से डिवाइड कर देंगे, हमारा R बार आ जाएगा, तो वहाँ से R बार की वैल्यू ले लेंगे। एक्स डबल बार क्या है, जो हमारा सेंटर लाइन आया था वो आ गया। ये दोनों की वैल्यू हमें गिवन है, A2 की वैल्यू हम टेबल से ले लेंगे, हमारा अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए क्या करेंगे, एक्स बार की वैल्यू हमें पता है, A2 की वैल्यू हम लोग टेबल से ले लेंगे, R बार की वैल्यू हमें पता है। देखिए हमारा जो ये एस्टिमेटेड प्रोसेस स्टैंडर्ड डिविएशन होता है जिसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं, उसको R बार बाई D2 भी एक कांस्टेंट है जो कि हमें टेबल से मिल जाएगा। ये कह रहा है देयर इज नो कंट्रोल लिमिट फॉर रेंज फॉर सैंपल साइज बिलो 7, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि रेंज की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो सैंपल साइज 7 से कम होंगे उसका जो रेंज होगा, मतलब D3 जो लोअर लिमिट होगा वो क्या है, 0 होगा। मतलब जब हम रेंज की बात कर रहे हैं, देखिए रेंज हमने निकाल लिया था, एक्स बार R बार हमने निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश करके R के डिवाइडेड बाई के। अगर ये यही 100 रीडिंग का होता तो R 25, तो 25 हमारा सब ग्रुप था, डिवाइडेड बाई 25, तो हमारा R बार आ जाता है, ठीक है। R1 R2 प्लस डैश डैश R 25 डिवाइडेड बाई R 25, तो हमारा R बार आ जाता है यहाँ से। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट निकालते हैं, D4 हमें टेबल से मिल जाएगा, R बार हमें पता है, तो अपर कंट्रोल लिमिट आ गया आपका रेंज का। लोअर कंट्रोल लिमिट क्या है, ये कह रहा है D3 R बार, लेकिन ये कह रहा है नीचे जो नोट लिखा है कि आपका लोअर कंट्रोल लिमिट 0 होगा, मतलब कुछ नहीं होगा तो 0 होगा। वो कह रहा है कि सैंपल साइज आपने क्या सेलेक्ट किया है, 4, 5 सेलेक्ट किया है इस केस में, तो 5 के केस में क्या है, 7 से कम है, इसलिए वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको आगे एग्जाम्पल में एक देखेंगे। ये टेबल्स है, इसमें देखिए आपका क्या है, n गिवन है कि आप कितना सेलेक्ट कर रहे हैं सब ग्रुप साइज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या ले रहे हैं। तो जैसे हमने 5 लिया तो 5 के केस में जो है D4 की वैल्यू क्या है, 2.11, D3 की वैल्यू क्या है, देखिए डैश डैश दिया 6 तक, 7 से दिया है 0.08, उसके पहले क्या है डैश डैश, तो हम उसको 0 कंसिडर करेंगे। ऐसे ही A2 की वैल्यू गिवन है, ऐसे A2M की, ऐसे D2 की वैल्यू स्मॉल D2 है, उसकी वैल्यू गिवन है, ऐसे B4, A3, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू इसमें गिवन है जो कि हम लोग कभी ना कभी इसमें SPC में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये एक हमारा सैंपल है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल स्टडी का। देखिए इसमें हम लोगों ने रीडिंग्स ले रखी है फ्रीक्वेंसी वाइज, ठीक है। तो हमने क्या है, सैंपल 5-5 के ले रखे हैं, कलेक्ट करके रखे हैं। तो पहली रीडिंग, दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर रखा है, उसके हिसाब से हमने 5-5 पीस का सब ग्रुप जो है कलेक्ट कर रखा है। अब इस केस में हम लोग क्या निकालेंगे, CP और CPK का स्टडी करते हैं। देखिए
CP के इसमें क्या फार्मूला सारे लगे हुए हैं, हम लोग डिटेल में पहले इसको समझ के फिर यहाँ आके दोबारा से इसके स्टडी करेंगे। अब CP क्या होता है, CPK क्या होता है, वो सारे फार्मूला आगे जो है डिटेल में मेंशन है। जस्ट आप इसको देख लो कि x बार R चार्ट कैसे प्लाट करते हैं, उसके लिए क्या है। देखिए अब हमने क्या किया है, इसके बाद जब सब ग्रुप पहला लिया तो उसका हमने एवरेज निकाला, रेंज निकाल लिया, ठीक है। तो एवरेज को क्या बोलेंगे, x1 बार, और रेंज को क्या बोलेंगे, R1, पहला रेंज हुआ। दूसरा जब सब ग्रुप में गए x2 बार आएगा, और तीसरा उसका जो रेंज होगा R2, ठीक है। तो ऐसे x3 आएगा बार, ठीक है, ऐसे x4 आएगा, फिर x5 आएगा, x6 आएगा, और सिमिलर जो है R3, R4, R5 ऐसे जाके हमारा 25 तक हो जाएगा। जब इसको हम दोबारा एवरेज ले लेंगे उसको x डबल बार बोलेंगे, या सेंट्रल लिमिट बोलेंगे, किसका, x बार चार्ट का, ठीक है। मतलब जो हमारा एवरेज चार्ट है उसका सेंट्रल लाइन क्या होगा, हमारा x डबल बार। और रेंज जो आएगा R1, R2, R25, उसका क्या होगा, उसका जब हम लोग मतलब R1, R2, R3 का, R25 का दोबारा से एवरेज लेंगे तो हमारा आ जाएगा R बार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज का सेंट्रल लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो आपको x बार का सेंट्रल लाइन पता हो गया, रेंज का सेंट्रल लाइन पता हो गया। तो अब आप क्या करना है, कंट्रोल लिमिट निकालनी है। अपर कंट्रोल लिमिट हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, एवरेज का निकालेंगे। देखिए उसका फार्मूला क्या वहाँ पे गिवन था, अगर हम बैक जाके देखते हैं उसका फार्मूला क्या था। देखिए अपर कंट्रोल लिमिट का फार्मूला था जो एवरेज चार्ट का था, x डबल बार प्लस A2R बार, और लोअर का x डबल बार माइनस A2R बार। देखो आपको क्या हुआ, इसमें x बार डबल बार निकल जाएगा, ठीक है, x डबल बार सेंट्रल लाइन आपको पता है, प्लस A2 आप टेबल से निकाल लोगे, ठीक है, SPC के टेबल से। R बार की वैल्यू आपको पता हो जाएगा, जो R1, R2, R3, R25 का डिवाइड बाई 25 करके निकाल रखा है आपने, वो जो सेंट्रल लिमिट है किसका, रेंज का, वहाँ से आपको वो वैल्यू उठा के रख देना है इसमें। तो आपका अपर कंट्रोल लिमिट x का आ गया। अब लोअर कंट्रोल लिमिट में क्या होगा, x डबल बार जो सेंट्रल लिमिट लाइन आया था आपका, वो हो गया माइनस A2R बार, ठीक है, ये निकल आया। अब आपको अगर रेंज चार्ट का निकालना अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल लिमिट को, वो कैसे निकालेंगे, देखो जैसे टेबल में गिवन भी है, वो कैसे निकालेंगे, D4 अपर कंट्रोल लिमिट कैसे निकला, D4R बार। D4 की वैल्यू कहाँ से लेंगे, हम टेबल में लेंगे। देखिए टेबल में अगर हम बैक जाके देखते हैं उसकी वैल्यू कितना है D4 की वैल्यू 5 में क्या है, 2.11 इंटू R बार की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब हम ऐसे ही लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करेंगे, क्योंकि सब ग्रुप साइज आपका 5 है, मतलब 7 से कम है, इसलिए D3 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो लोअर कंट्रोल लिमिट हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो है अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, सेंट्रल लाइन पता है। तो हमें ये भी पता है कि हमारा x बार चार्ट में पहली रीडिंग एवरेज क्या है, दूसरी क्या है। तो ये सारी रीडिंग हम लोग x बार चार्ट में प्लाट कर लेंगे, x1 बार क्या है, या x2 बार क्या है, x3 बार क्या है, ये सारे प्लाट कर लेंगे, जो कि हमारा आपका क्या होगा, x बार चार्ट प्लाट हो जाएगा। अब R चार्ट के लिए भी ऐसे सेम होगा, आपको R1, R2, R25 तक पता है, ये सारे जो है आपको कंट्रोल लिमिट भी पता है, अपर कंट्रोल लिमिट कितना है, लोअर 0 है, सेंट्रल लाइन पता है, और वैल्यूज़ R1, R2 पता है, इसको प्लाट कर दीजिए। तो ये आपका आप कंट्रोल चार्ट हो गया x बार R चार्ट, जिसको हम लोग एवरेज एंड रेंज चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनहेरेंट प्रोसेस वेरिएशन क्या होता है। पहला जो वेरिएशन है उसको बोलते हैं विथिन सब ग्रुप वेरिएशन, जिसको हम लोग सिग्मा C के नाम से भी जानते हैं। ये वेरिएशन क्या होता है, विथिन सब ग्रुप होता है, मतलब एक ही सिस्टम में वेरिएशन, जो हमने सब ग्रुप सेलेक्ट किया था पहला, उसके अंदर जो वेरिएशन है, जो दूसरा है उसके अंदर जो वेरिएशन है, तीसरा जो है उसके अंदर, जैसे हमने 25 सब ग्रुप ऐसे सेलेक्ट किए थे, उसके अंदर जो वेरिएशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विथिन सब ग्रुप या विथिन सिस्टम वेरिएशन। ये जो वेरिएशन है इसको सिग्मा C या स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं विथिन सब ग्रुप, जिसको R बार बाई D2। R बार क्या है, वही बार है जो हम लोग डबल बार बोलते हैं, ठीक है, उसके नाम से हम लोग इसको फार्मूले से जानते हैं, ठीक है। बिटवीन सब ग्रुप क्या है, बिटवीन सब ग्रुप हो गया, जैसे मान लीजिए आपका पहला सब ग्रुप था, उसके अंदर क्या वेरिएशन है, उसका वेरिएशन दूसरे सब ग्रुप से क्या है, मीन्स उसका वेरिएशन जो है दूसरे सब ग्रुप से क्या है, मतलब पहला जो सब ग्रुप है आपका, उसका और दूसरे से क्या वेरिएशन है, उसको बोलेंगे बिटवीन सब ग्रुप,
विथिन सब ग्रुप क्या था, S1 का अंदर में ही क्या वेरिएशन, मतलब जो 5 पीस आप सेलेक्ट कर रहे थे एक सब ग्रुप में, उसका क्या वेरिएशन था, वो विथिन था। ठीक है, दूसरे का क्या था, वो आपस में वो विथिन था, तीसरे का, चौथे का, ऐसे उसके अंदर जो वेरिएशन था वो वेरिएशन विथिन सब ग्रुप वेरिएशन था। लेकिन अब क्या है, जो S1 का वेरिएशन है, पहले सब ग्रुप का जो वेरिएशन है, जो दूसरे सब ग्रुप का वेरिएशन है, जो तीसरे का वेरिएशन है, वो आपस में उनका क्या वेरिएशन है, मतलब S1 का S2, S3, S4, S5 आपस में उनका क्या वेरिएशन है, उस वेरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन सब ग्रुप या बिटवीन सिस्टम वेरिएशन। ठीक है, तो दो अलग अलग सिस्टम हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिटवीन सिस्टम वेरिएशन। ये वेरिएशन क्या होना चाहिए, ये नियर टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा एक वेरिएशन होता है जिसको हम लोग टोटल वेरिएशन बोलते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, विथिन सब ग्रुप एंड बिटवीन सब ग्रुप जो वेरिएशन, दोनों जब वेरिएशन कंबाइंड होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल प्रोसेस वेरिएशन, जिसको हम लोग सिग्मा पी या यस से डिनोट करते हैं। सिग्मा पी और यस, देखिए ये यस का जो फार्मूला है, ये इसको भी स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा ओवरऑल मतलब टोटल वेरिएशन, मतलब विथिन सब ग्रुप एंड बिटवीन सब ग्रुप वेरिएशन को ही टोटल वेरिएशन हम लोग बोलते हैं। मतलब इसमें दोनों ही काज प्रेजेंट है, स्पेशल काज और कॉमन काज दोनों प्रेजेंट हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टोटल प्रोसेस वेरिएशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक फार्मूला दिया हुआ है जो अंडर रूट में है, समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 1। एक्स आई क्या है, इंडिविजुअल रीडिंग है जो 1 2 3 100 तक हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब एक्स बार क्या है, जो हम लोग बार निकालते हैं, मतलब डबल बार मान लीजिए। ठीक है, टोटल रीडिंग का जो एवरेज निकालेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स बार। तो अब पहली रीडिंग सा एक्स बार से क्या माइनस करके निकालेंगे, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1। ठीक है, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, तो जितना रीडिंग होगा वो सारे का ऐसे समेशन कर लेंगे। फिर मान लीजिए पहली रीडिंग क्या थी, मान लीजिए उसका आ रहा है 10। ठीक है, एक्स बार आपका 9.9 आ रहा है, तो 10 माइनस 9.9 दोनों का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1। ठीक है, अब 100 टोटल रीडिंग थी तो 99 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, जो भी आएगा ये हो गया। प्लस दूसरी बार आपका जो है क्या होगा, इसी में ऊपर ही प्लस करेंगे, नीचे तो अब अंडर रूट में दिया है, एक बार में अंडर रूट निकाल लेंगे, मतलब समेशन ऊपर लगा है ना। तो आपका पहली रीडिंग कितनी आई थी, 10 था, 10 माइनस 9.9 आपका एवरेज मान लीजिए आया हुआ, तो 10 माइनस 9.9 इसका होल स्क्वायर, प्लस अब दूसरी रीडिंग क्या है, मान लीजिए कि आपका 10.1 आया, तो 10.1 माइनस वो तो 9.9 ही है आपका जो एवरेज है। ठीक है, उसका होल स्क्वायर, प्लस आपका मान लीजिए तीसरी रीडिंग आ रही है 10.05 माइनस 9.9 उसका होल स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे करके जाएंगे, अब डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल रीडिंग 100 है, 100 माइनस 1 मतलब 99। अब इन सब का स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो आपका यस आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं तो आप एक दूसरा भी काम कर सकते हैं, एक्सेल शीट में आप स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा पी के नाम से लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं सारी डेटा एक बार में सेलेक्ट करके, मतलब 100 रीडिंग आप सेलेक्ट करिए, स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला लगाइए सिग्मा पी, वो आप एक बार में डाटा सेलेक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो भी ईजी होगा, ऐसा भी करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस। देखिए जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है मतलब वो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ क्या, इनहेरेंट प्रोसेस वेरिएशन जो कि विथिन सब ग्रुप था, मतलब सिग्मा सी की जो हम बात कर रहे थे, वो जब बात करेंगे प्रोसेस कैपेबिलिटी मतलब सी पी एंड सी पी के की बात करेंगे, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, सिग्मा सी या विथिन सब ग्रुप वेरिएशन। लेकिन हम जब प्रोसेस परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जिसको हम लोग टोटल प्रोसेस वेरिएशन बोल रहे थे, सिग्मा पी और यस, मतलब जिसमें हम लोग पी पी एंड पी पी के की बात करेंगे, तो वहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ करेंगे, सिग्मा पी वाला। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, अगर हम लोग सी पी के बोलेंगे तो सिग्मा जो स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ करेंगे सिग्मा सी वाला, मतलब आर बार बाई टी टू से। और इसके लिए पी पी एंड पी पी के लिए क्या करेंगे, टोटल प्रोसेस वेरिएशन। तो जो ये फार्मूला दिया हुआ है समेशन में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 अंडर रूट में, तो ये यूज़ करेंगे। तो अब आपको देखिए समझना है कि जो हमारा स्टैटिकल कंट्रोल है, अगर प्रोसेस मान लीजिए हमारा स्टैटिकल कंट्रोल है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिकल कंट्रोल में है और कैपेबल भी है,
तो जो हमारा परफॉर्मेंस प्रोसेस कैपेबिलिटी जो है, अगर कंट्रोल है तो परफॉर्मेंस के बहुत मतलब क्लोज होगा, पास में होगा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब जो हमारा प्रोसेस कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, मतलब CP के PP के में बहुत डिफरेंस अगर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल काज प्रेजेंट है। तो स्पेशल काज प्रेजेंट होगा तो CP के PP के में बहुत डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसकी बात कर रहे हैं हम CP और CP के कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखिए, आप CP की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा होगा, विथ इन सब ग्रुप। ठीक है, तो विथ इन सब ग्रुप का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो यूज़ करेंगे। जो फार्मूला क्या होता है CP का, अपर कंट्रोल लिमिट, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा, मतलब वायस ऑफ द प्रोसेस, वायस ऑफ द कस्टमर डिवाइडेड बाई वायस ऑफ द प्रोसेस। वायस ऑफ द कस्टमर क्या बोलता है, कहता है मुझे हमारे लिमिट में दे दो, मतलब जो हमारा स्पेसिफिकेशन लिमिट है उसके अंदर हमें चाहिए। और वायस ऑफ द प्रोसेस क्या बोलता है, कहता है 6 सिग्मा। तो वायस ऑफ द कस्टमर क्या हो गया आपका, विथ इन स्टेटेड लिमिट, जो आपका अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, तो उसका माइनस कर लीजिए आप। जैसे मान लीजिए 10 प्लस माइनस 0.2 आपका टॉलरेंस दिया हुआ, तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 10.2 आपका अपर हो गया, लोअर क्या हुआ 9.8। ठीक है, अब आपका 6 सिग्मा, सिग्मा C क्या होगा, ये विथिन वाला है, तो R बार बाई D2 से हम लोग निकाल लेंगे। R बार कैसे निकालेंगे, जैसा मैक्सिमम माइनस मिनिमम सबका एक एक सब ग्रुप का निकालेंगे, तो हमने जैसे 100 रीडिंग लिया था उसमें 25 हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 25 करके R बार हमारा या सेंट्रल लिमिट उसका सेंट्रल लाइन निकल आएगा। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, D2 से डिवाइड कर देंगे, सिग्मा C आ जाएगा। कह रहा है कि जो हमारा CP होता है वो क्या होता है, वो प्रोसेस लोकेशन से इम्पैक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो जो बायलैटरल टॉलरेंस है उसके केस में ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन जो हमारा CPK है वो हमारा लोकेशन और कैपेबिलिटी दोनों से इम्पैक्ट होता है, मतलब इसमें लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है और कैपेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब लिमिट में भी चाहिए, स्पेसिफिकेशन लिमिट में भी चाहिए, और क्या होना चाहिए, हमारा जो एवरेज रीडिंग है वो कहाँ पे है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब वो टारगेट के आसपास होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर होगी तो CPK हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि CPK लेस आर इक्वल टू होता है CP से, मतलब CP ज़्यादा होता है CPK कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो इम्प्रूवमेंट है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट बाई सेंटरिंग दी प्रोसेस, अगर प्रोसेस सेंटर में होगा तो CP CPK के बराबर होगा। ठीक है, अब CPK कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फार्मूला है कि मिनिमम जो होगा CPU, मतलब प्रोसेस कैपेबिलिटी अपर और प्रोसेस कैपेबिलिटी लोअर में जो मिनिमम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, CPK बोलेंगे। तो CPU जो हम निकालेंगे, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस x डबल बार डिवाइडेड बाई 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ये विथिन स्टैंडर्ड डिविएशन की बात कर रहा है, विथिन सब ग्रुप। तो यहाँ पे सिग्मा C क्या हो जाएगा, R बार बाई D2 से निकालेंगे। अब ऐसे ही हम CPU निकाल लिया हमने, CPL भी निकालेंगे x बार, इसमें क्या हो जाएगा माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, ये लोअर है तो लोअर वाला इसमें माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इसमें से जो मिनिमम होगा वो हमारा CPK हो जाएगा। देखिए, सेम फार्मूला हम लोग PP के लिए यूज़ करेंगे, बट उसमें जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी अलग हो जाएगी, क्योंकि इसमें सिग्मा क्या हो जाता है, टोटल वेरिएशन हो जाता है। देखिए, PP क्या होता है, PP कह रहा है कि जैसे वहाँ CP बोलता था कि हम प्रोसेस लोकेशन से हमें इम्पैक्ट नहीं होता है, ऐसे इसमें CP है। लेकिन PPK में क्या है, प्रोसेस लोकेशन भी चाहिए और हमारा क्या होना चाहिए, एज वेल एज क्या होना चाहिए, हमारा प्रोसेस का जो परफॉर्मेंस है वो भी अकाउंट में होना चाहिए। वहाँ कैपेबिलिटी था, यहाँ प्रोसेस का परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। देखिए, अब इसमें जब हम PP कैलकुलेट करते हैं, मतलब प्रोसेस परफॉर्मेंस जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं हम लोग, जैसे हमने वहाँ पे भी बताया था कि वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है एंड वॉइस ऑफ प्रोसेस क्या है। तो वॉइस ऑफ कस्टमर हमारा क्या है, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट डिवाइडेड बाई 6 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ओवरऑल है, सिग्मा P या S से जो फार्मूला हमें गिवन है वो हम लोग लिखते हैं, अंडर रूट समेशन में क्या है, XI माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस। यह हम लोग अपने एक्सेल सीट में सीधा जो है सिग्मा P स्टैंडर्ड डिविएशन डालेंगे, वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है। ये टू साइडेड मतलब बाईलैटरल टॉलरेंस के लिए ये दोनों CP के PP के गिवन है। तो लेकिन अगर मान लीजिए यूनिलैटरल है, उसमें क्या होगा वो हम आगे अभी बात करेंगे। इस कंडीशन में भी क्या होता है, जब हम प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स PP के कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, लोकेशन चाहिए होता है एज वेल एज परफॉर्मेंस भी चाहिए होता है। अब इस कंडीशन में PP से कम होता है या उसके बराबर होता है। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट बोलते हैं बाई सेंटरिंग दी प्रोसेस। अगर प्रोसेस सेंटर में होगा तो PP के बराबर होगा, नहीं तो हमेशा उससे क्या होगा, PP से कम होगा PP के। अब PPK को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने CPK किया था, PPU निकालेंगे और PPL मतलब अपर और लोअर में निकालेंगे प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या आ रहा है। PPU निकालेंगे अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस एक्स डबल बार डिवाइडेड बाई 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और PPL कैसे निकालेंगे, एक्स डबल बार माइनस LSL डिवाइडेड बाई 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। ये स्टैंडर्ड डिविएशन ओवरऑल वाला है। सेम हम देखिए अगर बैक जाके देखते हैं, इसमें भी वही फार्मूला था, बट इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन विथिन वाला था, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं यूनिलैटरल टॉलरेंस के लिए क्या होता है। देखिए यूनिलैटरल टॉलरेंस के केस में क्या होगा हमारा, कि जो स्पेसिफिकेशन है वो या तो अपर में होगा या लोअर में होगा, ठीक है, दोनों साइड नहीं होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई आपका डायमेंशन है जिसको जैसे फ्लैटनेस लिखता है 0.2 मैक्स, अब फ्लैटनेस आपका लिखा हुआ है 0.2 मैक्स, तो इस केस में हम लोग CP क्या करेंगे, कैलकुलेट करने जाएंगे तो 0.2 मैक्स लिखा है, तो लोअर को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या होगा, फ्लैटनेस 0 होगा। अपर क्या होगा, वो फ्लैटनेस क्या है, मैक्सिमम 0.2 है। तो 0 जो हमने किया है उसको हम बोलते हैं सरोगेट लोअर लिमिट, ठीक है। बट जो है CPK में जो होगा, ये ज़रूरी नहीं कि जैसे बाईलैटरल में हमारा रिलेशन CPK का होता है वैसे इसमें भी हो, वैसा नहीं होगा। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए कि हमारा कोई डाया गिवन है कि 16 या 62 मैक्स, मान लीजिए डाया गिवन है 62 मैक्स, अब उसका मिनिमम 0 होगा, ठीक है। तो मतलब मिनिमम 0 नहीं हो सकता, उसका मिनिमम क्या होगा वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो CP हम जो है यूनिलैटरल केस में कैलकुलेट नहीं करते हैं, बट CPK कर सकते हैं। कैसे, CPK क्या होता है, जो अपर या लोअर, मैंने बोला था मिनिमम ऑफ अपर CPU और CPL, तो इसमें क्या है, या तो CP अगर U गिवन है तो भी कैलकुलेट हो जाएगा CPK, या CPL गिवन है मतलब लोअर साइड में गिवन है तो CPL को हम लोग CP मान लेंगे, तो इसमें CPK कैलकुलेट हो जाएगा बट CP नहीं होगा। दूसरा क्या है, जैसे हम लोग परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस परफॉर्मेंस की, तो प्रोसेस परफॉर्मेंस में क्या होगा हमारा PP, जैसा कि CP कैलकुलेट हम कर रहे थे सेम एज इट इज़ में PP में भी वही प्रॉब्लम आएगी कि फ्लैटनेस 0.2 मैक्स दिया है तो 0 तो हम उसमें मान के हम कर सकते हैं, बट सेम रिजल्ट नहीं आएगा जैसे कि हम लोग बाईलैटरल में कंसिडर करते थे। और जैसे दूसरा हमने केस लिया था 62 डाया मैक्स किसी का गिवन है कि इसका 62 है, अब मिनिमम क्या होगा ये हमें नहीं पता है, तो इस केस में हम लोग PP कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बट PPK हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें PPU और PPL, जैसा CPU CPL था उस केस में, कैपेबिलिटी के केस में, ऐसे परफॉर्मेंस के केस में PPU एंड PPL जो भी उसमें गिवन होगा वो उसको हम लोग PPK मान लेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि यूनिलैटरल टॉलरेंस प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड प्रोसेस परफॉर्मेंस में CR और PR क्या होता है। देखिए हमने बात किया कि यूनिलैटरल केस का हो गया, जैसा कि हम लोग CPK में भी बोलते थे, जो भी गिवन होगा वो हमारा CPK हो जाएगा। PPK में सेम एज इट इज़ गिवन है कि जैसे हमारा PPK जो भी होगा, जैसे मान लिया अपर गिवन होगा तो वन साइडेड की बात कर रहा हूँ, अगर अपर लिमिट गिवन है तो अपर PPU हमारा क्या हो जाएगा PPK, अगर लोअर गिवन है तो लोअर हमारा क्या हो जाएगा PPK, ठीक है। अब दूसरा एक दिया टर्म होता है जिसको हम लोग कैपेबिलिटी रेशियो बोलते हैं, जो रेसिप्रोकल होता है CP का, मतलब जो CP आएगा उसका 1/CP कर देंगे, वो हमारा CR हो गया, कैपेबिलिटी रेशियो। ऐसे परफॉर्मेंस रेशियो होता है, जो हमारा PP आएगा उसका 1/PP कर देंगे, रेसिप्रोकल ऑफ PP जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस रेशियो हो जाएगा। प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस का कुछ कैलकुलेशन हमने कंक्लूजन्स गिवन है।
और वो ये सब कंक्लूजन जो है हमारा प्रैक्टिकल और कंक्लूजन के बेस पे है, जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं उसके बेस पे ही गिवन है। CPK कहता है कि CPK अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। बट हमेशा जो है CP क्या होगा, ज़्यादा होगा CPK के। इक्वल कब होगा, वो इक्वल होगा किस केस में इक्वल होगा, जब हमारा प्रोसेस सेंटर में होगा। ऐसे ही सेम PPK क्या होगा, PPK अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, इक्वल होता है। ये कंडीशन कब होता है, जब प्रोसेस हमारा सेंटर में होगा, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि all indices are relatively high indicating that process is capable of producing near zero non-conformance if the process remain in statical। अगर ये स्टैटिकल कंट्रोल में है तो ये नियर मतलब जीरो जो NC होगा वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। CP और PPK क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं। CP और PP अप्रॉक्सीमेटली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि ये मिनिमम जो है सब ग्रुप वेरिएशन इनके अंदर है, जो सब ग्रुप वेरिएशन है वो बहुत कम है, तो CP और PP क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। अगर इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है CPK और PPK में, तो ये कहता है कि इसका वेरिएशन क्या है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। और CPK और CP में अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका सेंटरिंग का प्रोसेस का प्रॉब्लम है। सिमिलर ऐसे PP एंड PPK में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, मतलब कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस बहुत डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब प्रोसेस सेंटरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इसका जो है कंक्लूजन था। हम लोग आगे बात करते हैं मीन मीडियन मोड क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक टर्म होता है सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे आप CPK में K को क्या बोलते थे, सेंट्रलाइजिंग फैक्टर या सेंट्रल टेंडेंसी। ऐसे PPK में क्या होता था, PP को प्रोसेस परफॉर्मेंस बोलते हैं, लेकिन PPK को क्या बोलते थे, प्रोसेस परफॉर्मेंस इंडेक्स। जो K होता है उसको इंडेक्स बोलते थे, उसी को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं या सेंट्रलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, जो कि हमें बोलता है कि प्रोसेस सेंटर में होना मस्ट है CPK के लिए। अगर जितना भी सेंटर के पास होंगे तो उतना हम CP और CPK क्या होगा, नियर टू इक्वल होगा, अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, इक्वल होगा। देखो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसमें 3 टर्म होते हैं, मीन मीडियन एंड मोड। अब मीन क्या होता है, मीन को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिकल मीन या एवरेज वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको अभी जो है समझ। अब इसमें क्या होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, वो हम लोग मीन को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल गिवन है कि 2, 12, 7, 4, 8, 11, 5, 8, 4, 8, ये हमारा क्या है, रीडिंग्स हैं। अब इन रीडिंग का जो हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है या मीन निकालना है। तो सबको आपस में क्या करेंगे, हम लोग सम कर देंगे। टोटल कितनी रीडिंग्स हैं, 10 रीडिंग है, 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आएगा मीन आएगा या एवरेज आएगा, वो क्या आ रहा है, 6.9 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसी रीडिंग को क्या करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे। देखिए हम लोग मीडियन को कैलकुलेट करते हैं, मतलब मिडिल टर्म क्या होगा। इसमें 2 केस होता है कि n हमारा इवन है कि ऑड है। अगर इवन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x n/2 प्लस जो रीडिंग है n/2 + 1, दोनों का जो है एवरेज ले लेते हैं। हमारा इवन के केस में आ जाता है कि मीडियन क्या होगा। अगर ऑड है तो सिंपल से x n + 1/2 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें हम लोगों का निकल आता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2, 4, 8, 2, 12, 7, 4, 8, 11, 5, 8, 4, 8 ये गिवन है। कितनी रीडिंग्स है, टोटल रीडिंग्स जो है 10 है, मतलब इवन है, कोई बात नहीं। इस रीडिंग्स को हम लोग क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। हमने कौन से आर्डर में लिखा है, असेंडिंग आर्डर, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। पहले 2 लिखेंगे, फिर 4, फिर दूसरा 4 जो इसमें है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर क्या है 3 बार 8 है, फिर 11 है और 12 है, ये हमने लिख लिया। अब हमने मुझे पता है कि ये क्या है, n, टोटल 10 रीडिंग है, तो n क्या है, इवन है। तो इवन के लिए हमारा जो दूसरा नंबर का फार्मूला है, इफ़ n इज इवन, तो क्या मीडियन हो जाता है हमारा, x n/2 प्लस x n/2 + 1 एंड डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x n की जगह कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x में 10 डिवाइडेड बाई 2 + 1 और टोटल डिवाइडेड बाई 2, मतलब x 10 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 5th रीडिंग, 5वीं रीडिंग कौन सी है। और दूसरा क्या होगा, x 5th डिवाइडेड मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 + 1 मतलब
सिक्स रीडिंग क्या है, पाँचवीं रीडिंग क्या है, छठी रीडिंग क्या है, इन दोनों का एवरेज क्या होगा, वो हमारा मीडियन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो, जो हमने बाउंड्री में दिखा रखा है 2 4 4 5 7, ये कितना हो गया, 3 2 5, 5 रीडिंग हो गया। हमें पाँचवीं रीडिंग चाहिए, पाँचवीं रीडिंग क्या है, 7 आ रहा है, 7 को लिख लो। और छठी रीडिंग क्या है, 8 है, एक 8 को ले लिया, 7 और 8 टोटल कितना हुआ, 15 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 हमारा क्या हुआ, मीडियन। लेकिन अगर यही n हमारा ऑड होता तो क्या होता हमारा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसी में हमने क्या किया, एक 8 को कम कर दिया। जो रीडिंग्स हमारा एग्जांपल 2 है क्या है, 2 12 7 4 8 11 5 4 5 8 4। अब देखिए n इसमें कितना है, 9 है, ठीक है, जो कि ऑड है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा, क्या लिखा, 2 4 4 5 7 8 8 11 12। अब इसमें मीडियम कैसे निकालेंगे, पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, x n बाई टू, n इसमें कैसा था, n+1/2, मतलब 9 क्या है हमारा, ऑड के केस में क्या था, n+1/2 ना, तो 9+1/2 मतलब कितना हो गया हमारा, 10/2। 10/2 मतलब हमारा पाँचवीं रीडिंग कौन सी है। तो हम लोग देखो पेयरिंग जब करते हैं, 2 2 4, पाँचवीं रीडिंग कौन सा बचा, 7, ठीक है। तो 4 इधर हो गया, 4 उधर हो गया, बीच में क्या बचा हमारा, पाँचवीं रीडिंग बच गई, ठीक है। चाहे हम असेंडिंग आर्डर में जाके उसको देख सकते हैं, चाहे हम डिसेंडिंग आर्डर में भी जाके उसको देख सकते हैं। तो डिसेंडिंग आर्डर में अगर हम जाके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा 12 आता है, फिर 11, फिर 8, फिर 8, फिर क्या आ जाता है, 7 आ जाता है पाँचवें पे। तो हमारा मीडियन कितना हुआ, 7 हुआ। तो दोनों केस में हम लोग इसको देख लेंगे। अब तीसरी रीडिंग हम लोग निकालते हैं मोड के लिए। मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो एक एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल दिया है, 2 12 7 4 8 11 5 8 4 8, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। इसको हम लोग क्या किया, असेंडिंग आर्डर में लिख लिया, जैसा कि हम पहले भी मीडियन में करते आए, वैसे लिख लिया हमने। क्या हो गया, 2 4 4 5 7 और 8 8 11 एंड 12 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखोगे जो मॉड होता है, मॉड को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉड में कहता है कि जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर हो रहा है वो हमारी वैल्यू क्या होगी, मॉड होगी। सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है इसमें, 3 टाइम्स 8 आ रहा है, तो हमारा 8 क्या होगा, मॉड होगा। एग्जाम्पल 2 देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, 2 12 7 4 8 11 5 8 4, इसको भी असेंडिंग आर्डर में हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 4 किसी भी लिख सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ठीक है। हम इसमें क्या लिखे हैं, असेंडिंग आर्डर में लिखें, बढ़ते हुए क्रम में, 2 4 4 5 7 8 8 11 12। अब इसमें देखिए 2 बार 2 रीडिंग्स आ रही हैं, 4 भी रिपीट हो रहा है और 8, मतलब ये सिमिलर जो फ्रिक्वेंसी इसका अकरिंग हो रहा है, 2 बार दोनों हो रहा है, कोई 3 बार नहीं हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कितना हो रहा है, देखो 8 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो इसका जो हमारा मोड होगा ये क्या होगा, 2 मोड होगा, 4 और 8 2 मोड हो गए, जिसको हम लोग बाई मोड बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि एक कोई हमारा एग्जाम्पल ऐसा हो, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कह रहा है कि ये तो अपने आप में असेंडिंग आर्डर में है, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ रिपीट हो रही, कोई नहीं रिपीट हो रही। तो इस केस में हमारा क्या है, कोई भी मोड नहीं होगा, मतलब नो मोड, कोई रिपीट नहीं हो रहा। अगर कोई रिपीट नहीं हो रहा तो मोड नहीं निकलेगा, ठीक है, नो मोड। अब हम एक बात करते हैं स्पेशल कॉज क्राइटेरिया, ठीक है। क्या होता है स्पेशल कॉज, मतलब असाइनेबल कॉज का, ठीक है। पहली कंडीशन मतलब असाइनेबल कॉज आपको शो करेगा, इसमें प्रेजेंट है। पहली कंडीशन क्या है कि ये कह रहा है कि कोई भी एक पॉइंट जो है 3 स्टैंडर्ड डिविएशन के बाहर हो। मतलब एक हमारा क्या होगा, जब हम लोग ग्राफ को प्लाट करेंगे, चार्ट को बनाएंगे, कंट्रोल चार्ट को बनाएंगे, एक्स बार आर चार्ट बनाएंगे, उसमें क्या होगा, एक सेंटर लाइन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन भी बोलते हैं, या एक्स, अगर एक्स बार की बात कर रहे हैं हम तो एक्स डबल बार भी बोलते हैं, सेंटर लाइन भी बोलते हैं। उसके ऊपर क्या होता है, अपर कंट्रोल लिमिट, और नीचे क्या होता है, लोअर कंट्रोल लिमिट। जो अपर कंट्रोल लिमिट होता है उसको 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और जो नीचे होता है उसको भी हम 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, +3 स्टैंडर्ड डिविएशन, जो लोअर होता है उसको -3 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये कह रहा है कि कोई एक पॉइंट जो रीडिंग में होगा, चार्ट में होगा, वो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से क्या हो, ज़्यादा हो, उसके बाहर हो, तो ये क्या होगा, हमारा असाइनेबल काज का शो करेगा, या स्पेशल काज उसमें प्रेजेंट है। असाइनेबल स्पेशल काज दोनों एक ही बात है। मतलब ये हमारा प्रोसेस क्या है,
स्पेशल काज शो कर रहा है, मतलब ये कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे उस पॉइंट को और दोबारा से हम लोग ग्राफ बनाएंगे या एसपीसी हम अपना ड्रा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें वो ग्राफ में शो हो गया कि यहाँ पे असाइनेबल काज प्रेजेंट है, तो हम उसको लिखते हैं कि क्या प्रेजेंट है। हो सकता है कि ऑपरेटर ने कुछ गलतियाँ किया हो, एरर किया हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो, वो सारी चीज़ें हम वहाँ मेंशन भी करते हैं और उसको हटा के हम लोग दोबारा से अपना ग्राफ को और कंट्रोल चार्ट को प्लॉट करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, 7 पॉइंट इन ए रो आर सेम साइड ऑफ सेंट्रल लाइन, एक ही साइड में सेंट्रल लाइन के हो 7 पॉइंट। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें स्पेशल काज प्रेजेंट है। तीसरा कंडीशन कह रहा है कि 6 पॉइंट हो, वो मतलब या तो हो सकता है कि सारे इंक्रीजिंग में ऑर्डर में हो या सारे क्या हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो भी शो करता है कि इसमें स्पेशल काज का क्राइटेरिया मतलब प्रेजेंट है। जो 14 पॉइंट है हमारे, वो एक अप हो एक डाउन हो, अप हो डाउन हो, अप डाउन हो, तो ऐसा हमारा वो क्या होगा, स्पेशल काज शो करेगा। 3 में से 2 पॉइंट क्या हो, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जो है एक ही साइड में सेंट्रल लाइन के वो हो तो भी शो करेगा। 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट क्या हो, एक स्टैंडर्ड डिविएशन में सेम साइड में हो, तो भी स्पेशल काज होगा। जो 15 पॉइंट है वो क्या हो, एक स्टैंडर्ड डिविएशन में दोनों साइड में हो, एक ही स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब दोनों बहुत क्लोज हों, तो भी हमारा क्या होगा, वो स्पेशल काज शो करेगा। 8 पॉइंट हो एक स्टैंडर्ड डिविएशन में, वो अगर वो भी होता है सेंट्रल लाइन में दोनों साइड में हो, तो भी हमें वो शो करेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला केस हम दिखा रहे हैं कि पॉइंट जो है हमारा क्या है, वो बियॉन्ड द कंट्रोल लिमिट है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये क्या है, एक अपर एक्स बार चार्ट गिवन है, अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर देखिए हल्का सा ये पॉइंट क्या है, बाहर जा रहा है, उसके बियॉन्ड जा रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, सेम चीज़ें आर बार में भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, पहले हम एक्स बार चार्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या कर रहा है कि पॉइंट कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है कि इसमें कुछ स्पेशल काज क्राइटेरिया है। ठीक है, वो हम आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करेंगे। दूसरा क्या है, आर बार चार्ट में भी देखिए एक स्पेशल काज क्राइटेरिया दिख रहा है, अपर कंट्रोल लिमिट के बाहर जा रहा है। तो एक्स बार में देखिए 3 है, 2 तो अपर में जा रहा है, एक लोअर में जा रहा है। ठीक है, आर बार में 1 दिखाई दे रहा है अपर में। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन देखिए बी वाला जो दिख रहा है कि 7 पॉइंट क्या है, एक ही साइड में दिखा रहा है एवरेज के। देखिए ये 7 कंजिक्यूटिव पॉइंट एक ही साइड में दिखा रहा है, फिर दोबारा नीचे देखिए 7 पॉइंट एक ही साइड में दिखा रहा है, मतलब या तो ऊपर दिखा रहा है या तो नीचे दिखा रहा है, तो ये भी हमें स्पेशल काज का क्राइटेरिया है। अब हम तीसरा कंडीशन देखते हैं। देखिए तीसरे कंडीशन में क्या है कि 6 पॉइंट जो है कंटिन्यूसली आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ये भी शो करता है कि आपका स्पेशल काज का क्राइटेरिया वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक नॉर्मलिटी टेस्ट होता है। नॉर्मलिटी टेस्ट में कह रहा है कि अबाउट जो हाफ ऑफ द मिडिल पॉइंट है वो कहाँ पे फॉल होना चाहिए, एबव द एवरेज एंड हाफ बिलो। हाफ जो है एवरेज के ऊपर होना चाहिए, हाफ जो है बिलो होना चाहिए, तो ये नॉर्मलिटी का एक कंडीशन है। दूसरा कह रहा है 2/3 ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट शुड लाई बिटवीन द मिडिल थर्ड ऑफ द रीजन बिटवीन द कंट्रोल लिमिट। तो मिडिल थर्ड रीजन में क्या होना चाहिए, 2/3 प्लॉटेड पॉइंट वहाँ पे लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। अब स्पेशल काज क्राइटेरिया में हम लोग चौथा कंडीशन पे आते हैं। पॉइंट बहुत जो है सेंट्रल लाइन के क्लोज हो या बहुत दूर हो, ये तो बहुत क्लोज हो गया। देखिए आप डी वाला देखिए बहुत क्लोज है सेंट्रल लाइन की, और आप ई वाला देखिए बहुत ज़्यादा दूर है, कोई एक अपर में जा रहा है, एक लोअर में जा रहा है, दूसरा अपर में जा रहा है फिर लोअर में जा रहा है, तो ये भी स्पेशल काज का क्राइटेरिया है। अब हम एफ वाला रीडिंग देखते हैं, साइक्लिक बना रखा है, कभी अप डाउन, तो ये भी शो करता है स्पेशल काज का क्राइटेरिया। ठीक है, तो हमें लगभग सारे पॉइंट क्लियर हो गए स्पेशल काज क्राइटेरिया के। अब हम लोग कंट्रोल चार्ट्स जो है वेरिएबल की बात करते हैं, कैसे इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो हमने एक्स बार आर चार्ट तो वहाँ पे कर लिया था, एक्स बार हम लोग अब यस चार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, यस को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो एक्स को क्या बोलते हैं, एवरेज। तो एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे कैसे निकालेंगे, जैसा यस का पहले फार्मूला था, समेशन में रहेगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 अंडर रूट, जैसा हम लोग टोटल उसमें देखते थे वेरिएशन में। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल लिमिट हम लोग निकाल लेंगे। किसका कंट्रोल लिमिट निकालेंगे हम लोग, देखिए
एक तो हम लोग पहले एवरेज वाला निकालते हैं। एवरेज का जैसे पहले हम निकालते हैं एक्स डबल बार प्लस A2, वहाँ पे आर बार लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे यस, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। दूसरा क्या है, जब लोअर निकालेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, एक्स डबल बार माइनस A2 नहीं सॉरी A3 है। ठीक है। तो A3 भी हमारा जो वहाँ पे SPC का टेबल था वहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे A3 है स्टैंडर्ड डिविएशन में, वहाँ पे हम जो आर बार था उसमें हम लोग A2 यूज़ करते थे। ठीक है। अब जो हमारा ये है स्टैंडर्ड डिविएशन है, उसके लिए हमारा क्या कंट्रोल लिमिट्स होगा। देखिए इसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट गिवन है B लिखा है। ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से देख लेंगे अपना स्टैंडर्ड टेबल से क्या है कांस्टेंट। ठीक है। और S4 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यही जो उसमें भी नोट लिखा था कि लोअर जो कंट्रोल लिमिट होगा सैंपल साइज 6 से कम के लिए क्या होगा, 0 हो जाता है, जैसा कि हम लोग आर बार चार्ट में भी देखे थे, वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है। और इसका जो प्रोसेस का स्टैंडर्ड डिविएशन होगा उसको S बार बाई C4, वहाँ आर बार बाई होता था, यहाँ S बार। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसको प्लाट कर लेंगे, जैसे हम लोग आर बार एक्स बार आर चार्ट को करते थे, वैसे हम लोग एक्स बार एस चार्ट को भी हम लोग प्लाट कर निकाल लेंगे इसका। ठीक है, ग्राफ। नेक्स्ट आता है हमारा जो हमारा मीडियन और रेंज चार्ट है। देखिए मीडियन चार्ट और रेंज तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, हम लोग मीडियन की बात कर लेते हैं। मीडियन में क्या होगा हमारा, तो पहला सब ग्रुप दूसरा सब ग्रुप जैसे निकालते थे हम लोग, उसका मीडियन निकालेंगे। अभी मीडियन निकालना हमने सीखा कैसे निकालते हैं। ठीक है। ठीक है, वो मीडियन वैसे हम लोग एक एक सब ग्रुप का निकालेंगे, फिर उसका कितना सब ग्रुप बना उसके से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा ये मीडियन का एवरेज आ जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एवरेज को कंट्रोल लिमिट निकालना है उसका, तो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। तो फार्मूला अपर में क्या हो जाएगा, मीडियन का प्लस में निकाल लेंगे। ठीक है, A2 आर बार, और लोअर के लिए हम लोग माइनस कर लेंगे। ऐसे ही हम लोग रेंज का तो हमें पता है D4 और D3 वाला होता है, और 7 से कम है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जो कंट्रोल लिमिट है उसका 0 लेते हैं। ठीक है। सिग्मा की वैल्यू क्या है, आर बार बाई D2, जैसा कि हम पहले भी जानते हैं। अब आगे जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, एक चौथा होता है हमारा जो कंट्रोल चार्ट हम लोग जिसमें बनाते हैं, वो होता है XMR चार्ट। ठीक है। XMR चार्ट को हम लोग कैसे करते हैं, देखिए इंडिविजुअल मूविंग रेंज की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ करेंगे। जो हमारा XMR चार्ट है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि पहले हम लोग प्रोसेस का एवरेज निकालेंगे, मतलब जैसे एवरेज निकालते थे X1 X2 X3 X4 सबका सम करके निकालते थे ना। ठीक है, वो निकाल लेंगे। दूसरा अब रेंज निकालना है, लेकिन हमें कैसा रेंज निकालना है, मूविंग रेंज निकालना है। मूविंग रेंज कैसे निकालोगे आप, जैसे मान लीजिए कि आपका पहला क्या था रीडिंग, मान लीजिए आप टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हो, किसका, मशीन टेम्परेचर का। ठीक है। तो उस जो रीडिंग में आपका डिफरेंस होगा रेंज का मैक्सिमम मिनिमम, मान लीजिए 2 रीडिंग आपने लिया, ठीक है, टेम्परेचर का, तो उसमें जो डिफरेंस होगा आपका, वो आपका क्या होगा, मूविंग रेंज होगा पहला। दूसरे तीसरी में जो होगा दूसरा, तीसरे चौथे में जो होगा वो तीसरा, ऐसे ऐसे आपका रीडिंग्स का जो डिफरेंस होगा वो आपका मूविंग रेंज निकल के चला आएगा 1 2 3 4, मतलब मीन्स MR1 MR2 MR3 MR4। फिर उसका जब हम लोग एवरेज ले लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, मूविंग रेंज का एवरेज हो जाएगा। ठीक है। तो पहले तो रेंज निकालेंगे। रेंज कैसे, मतलब मूविंग रेंज निकालना। मूविंग रेंज मतलब मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, पेयर्स में निकालना है। तो पहले से दूसरे का क्या डिफरेंस है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें का, ये सारे निकाल के फिर उनका एवरेज ले लेंगे। जैसे हम लोग 100 रीडिंग लेते थे, उनका हम लोग ऐसे ही निकालते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए 2 2 का ले रहे हैं तो हमारा कितना निकल जाएगा, अगर मान लीजिए 100 रीडिंग्स हमने लिया तो कितना हो जाएगा, 50 का हमारा मूविंग रेंज का आ जाएगा। MR1 MR2 MR100 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा, 50 है तो 50 आ जाएगा। ठीक है। तो 50 आ जाएगा तो अपना रेंज का एवरेज आ जाएगा वहाँ से। तो ऐसे ही हम लोग इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें निकाल के फिर हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, इसका कंट्रोल लिमिट भी निकालना होगा। तो कंट्रोल लिमिट जैसे हम लोग एक्स बार आर चार्ट में निकालते थे वैसे ही है, बस इसमें मूविंग रेंज का, जब रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, 2 लिमिट निकालना है, एक एवरेज वाला है और दूसरा मूविंग रेंज वाला। तो एवरेज वाला का क्या फार्मूला है, जैसा फार्मूला वहाँ था, एक्स बार इज डबल बार प्लस माइनस E2
एम आर, वहाँ पे आर होता था ना, यहाँ पे एम आर हो गया। देखो ई टू तो कांस्टेंट है, वो तो आपको टेबल से मिल जाएगा, ठीक है। अब एम आर क्या है, मूविंग रेंज का एवरेज। जैसे वहाँ पे एवरेज निकाले थे रेंज का, ऐसे ही हमने अभी जो जस्ट बताया कि मूविंग रेंज का एवरेज क्या है। ये देखो यहाँ पे निकाल रखा है ना, MR1 MR2 MR3 सबका 50 तक बोला था हमने, तो वो वाला है, ठीक है। अब प्लस में निकालेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो इसको लोअर वाला लिमिट आ जाएगा। तो अपर में क्या हो जाएगा, UCL एक्स, तो एक्स बार प्लस E2 इंटू MR बार, ठीक है। लोअर में क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस मूविंग रेंज, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे E2 से। और अब इसे ऐसे ही हम लोग रेंज का निकालेंगे, रेंज मीन्स मूविंग रेंज का कंट्रोल लिमिट। तो अपर कंट्रोल लिमिट्स क्या हो जाएंगे, इसका अपर कंट्रोल लिमिट क्या हो जाएगा मूविंग रेंज का, बैक जाते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। क्या हो जाएगा, D4 और R की जगह MR हो जाएगा, ठीक है, MR बार। ऐसे लोअर का क्या हो जाएगा, D3 MR, जैसे कि उसमें भी होता था, सैंपल साइज अगर 7 से कम है तो क्या हो जाता है, 0 वैल्यू हो जाती है D3 की, ठीक है। तो लोअर कंट्रोल लिमिट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एस्टिमेटेड प्रोसेस स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालेंगे, जैसे वहाँ निकालते थे वैसे यहाँ पे भी R बार बाई D2 से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सारे वेरिएबल का हो गया। एट्रीब्यूट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट का देखो हम इसमें क्या होता है, फेल या पास होगा, और OKNG का जो हम लोग करते हैं, विजुअल्स का करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एट्रीब्यूट में आ जाएगी, ठीक है। तो जनरली हम सब ग्रुप इसमें क्या लेते हैं, मोर देन 25 लेते हैं, ठीक है, वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सब ग्रुप साइज एट्रीब्यूट के लिए कैसे करना है, क्या करना है। P और NP के लिए ये कह रहे हैं कि जनरली क्या होता है, लार्ज इनफ टू डिस्क्लोज सफिशिएंट नॉन कन्फर्मिटी पर सब ग्रुप स्मॉल, ठीक है। सब ग्रुप साइज़ क्या होता है, 50 से 200 या उससे ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। इसके लिए NP और P चार्ट के लिए, जो C और U चार्ट के लिए हम लेते हैं वो कितना लेते हैं हम सब ग्रुप, ठीक है। इसमें सब ग्रुप क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी तो हमने बता दिया, फास्ट फीडबैक होता है, लार्ज सब ग्रुप साइज होता है, ठीक है। मिनिमम जो लेते हैं 25, जैसा कि वहाँ पे क्या था, 50 से 200 या उससे ज़्यादा होता था, इसमें क्या होता है 25 लेंगे, ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट आता है। अब P चार्ट के लिए हम लोगों ने फार्मूला देख रहे हैं कि प्रोपोर्शन NC फाउंड क्या होगा, NP डिवाइडेड बाई N। तो NP क्या है, NP है नंबर ऑफ NC फाउंड, नॉन कन्फर्मेंस फाउंड, ठीक है। N क्या है, N इज़ नॉट नेसेसरी कांस्टेंट, ये वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, सब कुछ सैंपल साइज है। अब प्रोसेस का एवरेज कैसे निकालेंगे, P बार जिसको हम लोग बोल रहे हैं, N1 P1 प्लस N2 P2, जैसे हम लोग करते जाते थे वैसे ही निकालेंगे। अब आपका डिपेंड है कि आपने सब ग्रुप कितना का डिपेंड किया, 50 लिया, 100 लिया, 200 लिया या उससे ज़्यादा लिया, ठीक है। कंट्रोल इसमें चार्ट्स में लिमिट्स कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो UCL P क्या होगा, UCL LCL P क्या होगा, तो P बार प्लस माइनस 3 अंडर रूट में P बार 1 माइनस P बार डिवाइडेड बाई N, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें N एवरेज जो है सैंपल साइज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्रोसेस कैपेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो प्रोसेस कैपेबिलिटी का फार्मूला क्या है, 1 माइनस ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस P बार इंटू 100%, ठीक है। तो आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग इसको जब चार्ट में प्लॉट करेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल लिमिट्स निकाल रखा है हमने, एक एक वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। अब दूसरा आ गया हमारा NP का भी हम लोग क्या करते हैं, सब ग्रुप सैंपल साइज क्या लेंगे, कांस्टेंट है। अगर नंबर ऑफ NC फाउंड क्या होगा, जो NP डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्टिव के लिए बनाते हैं P और NP, ठीक है। प्रोसेस एवरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NP बार, NP1 NP2 NP जो भी K तक है तो K तक हम लोग निकाल लेंगे। अब K क्या है, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना आप ले रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे। इसमें जो है NP अपर और लोअर का कंट्रोल लिमिट्स हम लोग निकाल लेंगे। फार्मूला क्या है, NP बार प्लस माइनस 3 अंडर रूट NP बार 1 माइनस NP बार डिवाइडेड बाई N, ठीक है। तो जिसको हम लोग सिंप्लीफाइड करके क्या करते हैं, NP बार प्लस माइनस 3 NP बार माइनस 1 माइनस P बार, ठीक है। अब ये प्रोसेस कैपेबिलिटी इसका कैसे निकालते हैं, इसमें निकालेंगे, ये इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस NP बार इंटू 100%। इसको भी हम लोग चार्ट में ऐसे ही प्लाट कर लेंगे, कंट्रोल लिमिट्स निकाल रखा है हम लोग, उसकी वैल्यूज़ को प्लाट कर लेंगे। और C चार्ट आ गया। अब मतलब डिफेक्टिव के लिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, डिफेक्ट के लिए हमने
डिफेक्टिव के लिए कर लिया। अब हम लोग डिफेक्ट की बात करेंगे, मतलब दो चीज़ बताए, एक सी तो डिफेक्ट के लिए है, जो आगे यूज करेंगे हम लोग यू चार्ट, वो डिफेक्ट पर यूनिट के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या होता है, सी में सैंपल साइज क्या होगा, कांस्टेंट होगा पर सैंपल, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल क्या होगा, के है, ठीक है। प्रोसेस एवरेज क्या हो जाएगा, सी बार, C1 C2 जो भी आप के तक ले रहे हैं तो के डिवाइडेड बाई के। कंट्रोल लिमिट्स क्या हो जाएगा, अपर कंट्रोल और लोअर कंट्रोल लिमिट सी का क्या हो जाएगा, सी प्लस माइनस 3/√C बार। तो सी बार क्या है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, अपर के लिए क्या करेंगे, सी बार ऊपर गिवन है ना, प्रोसेस का एवरेज है, तो अपर के लिए क्या होगा, सी बार प्लस 3/√C बार, प्लस और लोअर के लिए क्या होगा, सी बार माइनस हो जाएगा 3/√C बार। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी कैसे निकालेंगे, जैसे वहाँ पे निकालते थे 1 माइनस सी बार इंटू 100, ठीक है। ऐसे इसका भी हम लोग चार्ट प्लाट कर लेंगे क्योंकि हमें कंट्रोल लिमिट्स पता हो गई। अब आगे हम लोग यू चार्ट की बात करेंगे। यू क्या है, यू निकालेंगे हम लोग डिफेक्ट पर यूनिट के लिए, ठीक है। एन सी पर सैंपल क्या होगा, यू क्या होगा, सी डिवाइडेड बाई एन, डिफेक्ट पर यूनिट, ठीक है। अब इसका एवरेज क्या होगा, यू बार C1 प्लस C2 प्लस सी के तक है तो N1 प्लस N2 N के तक, इसका करके हम लोग प्रोसेस का एवरेज निकाल लेंगे। कंट्रोल लिमिट्स निकाल लेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा, यू बार प्लस माइनस 3/√U बार डिवाइडेड बाई एन हो जाएगा, जैसे वहाँ पे सी होता था यहाँ यू बार बाई एन हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्या होगा, प्लस होगा तो हम लोग अपर का बोलेंगे और माइनस हो जाएगा यू, मतलब मीन्स क्या होगा, UCL, अगर हम लोग यू निकाल रहे हैं तो क्या होगा, यू बार प्लस 3/√U बार डिवाइडेड बाई एन। अगर हम LCL यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यू बार माइनस हो जाएगा 3/√U बार डिवाइडेड बाई एन। एन क्या है, एवरेज सैंपल साइज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे गिवन है। प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या होगा, अब वही फार्मूला है, 1 माइनस अपना हो जाएगा यू बार इंटू 100%, ठीक है। थैंक यू।